नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लोकतंत्र में। लोकतंत्र जिसमें हम लोक की बात करते हैं, तंत्र की बात करते हैं। इस वक्त लोक यानी कि आम लोग, आम लोगों का वो तबका जो हमारे लिए अन्नदाता कहलाता है, सड़कों पर है। एक दो दिन से नहीं, महीने भर से सड़कों पर है। जिस वक्त आप ठंड के मारे अपने रजाइयों में दुबके हुए हैं, जिस वक्त आप ठंड के मारे अपने आप को गर्म रखने की पूरी कवायद कर रहे हैं, उसी वक्त आपका अन्नदाता सड़क पर है और न्याय की भीख मांग रहा है। न्याय किससे? न्याय उस बिल से, न्याय उस सरकार से, न्याय उस अदालत से जिस पर उसका विश्वास है। जी हाँ, हम आज बात करेंगे लोकतंत्र में कृषि कानून की। कृषि बिल पर जो बवाल मचा है, जो हंगामा मचा है, उसे आप महीने भर से पहले से देख रहे हैं। अलग अलग तरीके से आपको इसके अलग अलग कोण को समझाने की कोशिश की गई है। आपको तरह तरह से ये बताने की कोशिश की गई है कि इसमें क्या अच्छा है, क्या बुरा है। आज हम इस कार्यक्रम में इसके अच्छाई और बुराई की बात ही नहीं करेंगे, बल्कि इसके उन कानूनी पहलुओं की बात करेंगे जो आज तक आपके सामने नहीं आया है। आज हम बात करेंगे कृषि कानूनों के खिलाफ जो पिछले एक महीने से भी ज़्यादा समय से हज़ारों किसान, एक आंकड़ा ये भी कहता है कि दिल्ली के आसपास की सीमा पर लगभग लाखों किसान बैठे हुए हैं। मैं अपने कार्यालय से जब अपने घर से अपने कार्यालय तक पहुंचती हूं, एक बॉर्डर पड़ता है गाजियाबाद का, और वहां पर अपनी आंखों से हर दिन देखती हूं कि कितने हजार किसान इस ठंड में, इस बरसती हुई ठंड में जिसको कहा जाए, इस बारिश में अपने छोटे बड़े नन्हे बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ भी प्रदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि गौरतलब है कि किसान अकेला किसान नहीं होता, बल्कि किसान एक परिवार होता है। उसका पूरा परिवार किसी न किसी रूप से किसानी से, कृषि से जुड़ा रहता है। इसलिए एक घर की ये समस्या नहीं होती, एक व्यक्ति विशेष की समस्या नहीं होती है, ये एक पूरे परिवार की समस्या होती है। और कृषि बिल जब आया है तो इससे पूरा परिवार प्रभावित होने वाला है, और इस वजह से शायद उनके विरोध में जो आवाज़ है वो और ज़्यादा बुलंद है। अब ये आवाज़ ने दस्तक दी है सर्वोच्च अदालत की तरफ भी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की अलग अलग सीमा पर जब किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, कड़ाके की ठंड में अन्नदाता केंद्र के कृषि कानून के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। हालात करो या मरो जैसे दिख रही है, और लगातार केंद्र से 8 दौर की बातचीत हो चुकी है। इस बातचीत को आप बहुत हद तक असफल बातचीत कह सकते हैं, क्योंकि गतिरोध अभी तक बरकरार है। अब जबकि सर्वोच्च अदालत का दरवाज़ा खटखटाया गया है, और जबकि सर्वोच्च अदालत ने ये कहा है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, दो सवाल हैं। आखिर क्या है जो ठीक ठाक नहीं चल रहा है? आखिर इस बिल में क्या है जिससे किसानों की नाराज़गी घटने का नाम नहीं ले रही है, बढ़ती जा रही है? आखिर क्या है कि किसान कह रहे हैं कि अभी हम नहीं हटेंगे और लगातार विरोध करेंगे? आखिर वो कौन सी पेंच है जिसको मानने के लिए सरकार तैयार नहीं है? देखिए इस रिपोर्ट में कि आखिर इस पूरे बिल में कहां कहां गतिरोध है, और इसके साथ साथ आज अदालत के दुनिया में क्या कुछ होता रहा इस बिल को लेकर। तीन कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों और सरकार की 8 दौर की बातचीत अब तक बेनतीजा रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है, जहां सुनवाई के दौरान कोर्ट ने चिंता जताई है। हालांकि सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि हमें उम्मीद है कि जल्द ही ये गतिरोध समाप्त होगा, लेकिन अभी तक बुनियादी मसलों पर गतिरोध बना हुआ है। अदालत ने केंद्र को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। अभी तक 2 मुद्दों पर सरकार और किसान संगठनों में सहमति बनी है। पहला मसला जिस पर सहमति बनी है वो है कि पराली जलाने पर आपराधिक कार्रवाई नहीं होगी। दूसरा मसला है कि अब बिजली पर सब्सिडी बनी रहेगी। केंद्र सरकार के कानूनों का मकसद है किसानों की आय दोगुना करना, उनको फसल की बिक्री के लिए ज्यादा विकल्प देना, खेती के उत्पादों के लिए एकल राष्ट्रीय बाजार बनाना। सारे नियम कानून इसी आधार पर बने हैं, पर किसानों को नए कानून के नतीजों पर संदेह है। कानूनी तौर पर सवाल ये उठ रहे हैं कि कृषि राज्य सूची के अंतर्गत आता है, ऐसे में केंद्र कैसे कृषि कानून बना सकता है? संविधान में कृषि उत्पाद के व्यापार को कंकरेंट लिस्ट में डाला गया है। केंद्र ने इसी आधार पर नए कृषि कानून बनाकर एपीएमसी
और मंडी को केंद्रीय कानून के दायरे में लाया है। क्या ऐसा करना न्यायपूर्ण है? इसी आधार पर कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। गतिरोध केंद्र राज्य के रिश्तों से भी जुड़ा हुआ है। सवाल है कि क्या कृषि कानून बनाकर केंद्र राज्यों के हक का हनन तो नहीं कर रहा है? किसानों के कानूनी मसलों को सुलझाने के लिए कॉन्सिलिएशन बोर्ड का प्रावधान है, जिसे जिला प्रशासन बनाएगा। ऐसे में क्या अदालतों और राज्य के कानूनों को दरकिनार किया गया है? हालांकि सरकार किसानों के लिए न्यायिक रास्ता खोलने पर विचार कर रही है। कानून कृषि उत्पादों के लिए एमएसपी निश्चित नहीं करता। ऐसे में अगर सरकारी खरीद नहीं हो पाई तो किसान को कम दाम में उत्पाद बेचना पड़ सकता है। इसलिए एमएसपी पर कानूनी संरक्षण की बात हुई है। कई राज्य विधानसभा में अपना कृषि कानून ला रहे हैं। क्या ये टकराव नहीं पैदा करेगा? राज्यों का ये पहल कितना संविधान संगत है? 9 दिसंबर को केंद्र ने पेशकश की थी कि वह कानून में संशोधन कर सकता है, जिससे राज्य मंडियों के पंजीकरण करा सकेंगे। साथ में राज्य निजी मंडियों पर टैक्स भी लगा पाएंगे। लेकिन किसान कानून रद्द करने पर अड़े हैं। कृषि कानून की संवैधानिक वैधता और किसानों के प्रदर्शन का मामला अब सुप्रीम कोर्ट के सामने है। क्या किसानों से बातचीत सफल होगी और सुप्रीम कोर्ट से रास्ता निकलेगा? यह सवाल उठना स्वाभाविक है। ब्यूरो रिपोर्ट। और किसानों की ये स्थिति कोई नई बात नहीं है। सरकार किसानों से कोई पहली बार नहीं भिड़ रही है। नहीं, ये नई सरकार है जो किसानों से भिड़ी है। आज़ादी के पहले भी शायद यही हालत थी, आज़ादी के बाद भी यही हाल रही। अन्नदाता के नाम पर राजनीति खूब हुई, लेकिन अन्नदाता को राहत पहुंचाने की कोशिशें बहुत कम होती दिखाई दी। मुझे याद है प्रेमचंद का वो साहित्य जिसमें किसानों को खूब उभारा गया, खूब दिखाया गया। और प्रेमचंद ने बहुत 1930 में लिखा कि किसानों का कोई संघ नहीं होता, वो हमेशा बिखरे रहते हैं। और जब जब किसान एकजुट हो जाते हैं, कोशिश करते हैं, तो सरकारें घबरा जाती हैं, हुकूमत घबरा जाती है, अदालतें घबरा जाती हैं और उन्हें एक बार फिर से बिखेर देने की कोशिश होती है। आज 2021 में यही हाल फिर से देखने को मिला है। किसान एक हुआ है तो सरकारें घबरा रही हैं, अदालतें परेशान हो रही हैं, हुकूमत घबरा रही है। लेकिन किसानों का क्या, ये आज हम समझने की कोशिश करेंगे। और किसी एक ऐसे मेहमान के साथ, एक ऐसे पैनल के साथ जो इन सभी विषयों पर और ख़ासकर किसानों के हक पर, किसानों के अधिकार की बात पर अपना मुखर जो राय है वो रखेंगे हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं केसी कौशिक साहब, पूर्व एएसजी, पूर्व सेक्रेटरी एससीबीए के। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और नए साल की बहुत शुभकामनाएं भी आपको। सुकुमार पट जोशी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीनियर एडवोकेट, हमारे साथ तो स्काइप आईडी से जुड़े हुए हैं। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं नरेंद्र यादव जी, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के। हमारे साथ विवेक शर्मा जी जुड़ रहे हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के। कौशल गौतम जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और नीरज शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पूरे मामले पर। और कुल मिलाकर ये जो पैनल है, ये पैनल, इसको बहुत हद तक आप कानूनी पैनल कह सकते हैं, क्योंकि ये जो बिल आया है इसमें कानून की बहुत सारी पेचें हैं। संविधान किसानों को विशेष अधिकार देता है, संविधान हमारा किसानों के प्रति विशेष सहानुभूति रखता है। लेकिन जब ये बिल आया तो ये सबसे पहले यही कहा गया कि किसानों के प्रति जो सहानुभूति संविधान रखता है हमारा, वो कहीं ना कहीं इस बिल के माध्यम से उसको क्षति पहुंचाने की कोशिश की गई है। हमारे साथ सुकुमार पट जोशी जी जुड़े हुए हैं। सुकुमार जी, सबसे पहले मेरा आपके सामने यही सवाल है कि आप याचिकाकर्ता के वकील भी हैं और आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से कहा है कि उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए, सुधार नहीं हुआ स्थिति में, आखिर आपका जो मुख्य जिसको कहा जाए आर्गुमेंट है वो क्या है? इसको थोड़ा आपको अलग सर, एक जो इसका मोर्चा, बाकी जो आंदोलन है उसको आप अलग रखेंगे कि मैं का पार्ट नहीं हूं सर। एक वकील हूं, मैं खाली कानूनी बात करूंगा आपके साथ। बिल्कुल। 4 मुद्दा है जी, जो कि इसका करता है। ये जो कानून आए, हमारा प्राइमरी चैलेंज है
जुरिस्डिक्शन का जी कि ये कानून पार्लियामेंट पास कर सकता है या नहीं। ये अगर था तो ये हमारा जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन को हम मानते हैं कि ये ऐसा कहलाता है हमारा। जी अब तो सुकुमार जी, मैं अभी आपके पास आऊंगी। थोड़ा मुझे लग रहा है कि तकनीकी कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपकी आवाज़ बहुत स्पष्ट हम तक नहीं पहुंच पा रही है। इसके पहले कि तकनीक ये ठीक हो, मैं केसी कौशिक साहब, ये जो पूरा मामला हम लगातार देख रहे हैं, अभी मैं सुकुमार जी को भी हम लोग सुन रहे थे कि 4 मुख्य मुद्दे हैं। कुल मिलाकर अभी तक जो समझ में सबके सामने आया है वो ये है कि, और एक बड़ा सवाल है आम लोगों के मन में कि संविधान बहुत अधिकार देता है और ये बिल ला के सरकार ने, संविधान ने जो अधिकार, विशेष अधिकार दिया है किसानों को, उसको कहीं ना कहीं सीज करने की कोशिश की है। आपको ऐसा लगता है? देखिए, पटवारी साहब ने जो बेसिक क्वेश्चन कहा है, जुरिडिक्शन की वो बात कर रहे हैं। जुरिडिक्शन की जब बात है, वो अपने से एक वैलिड पॉइंट है, वो ये है कि ये जो कृषि है ये स्टेट सब्जेक्ट है। बिल्कुल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको कंकरेंट लिस्ट में डाल के कानून बनाया है। ये अपने में गड़बड़ वाला मामला है। जो स्टेट्स का मतलब, आप स्टेट्स के राइट को एनक्रोचमेंट करना चाहते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं इस बात की दुगंध आती है कि कहीं ना देयर इज समथिंग रॉन्ग, कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ी है। ये मेरा मानना है। बिल्कुल, यानी कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं कहा जा सकता। सब कुछ ठीक ठाक बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। नीरज शर्मा जी, एक और बड़ा मसला आ गया है अब इसी से जुड़ा हुआ, एमएसपी पे हंगामा मचा हुआ है कि एमएसपी, किसानों की मांग है कि आप एमएसपी को ठीक ठाक रखिए, एमएसपी कम नहीं कीजिए। अब इसको कैसे देखा जाए? क्योंकि क्या आप समझते हैं कि जो पूरा बिल है उसमें एक एक करके किसानों के जो अधिकार हैं उसको कहीं ना कहीं सीज करने की कोशिश की गई है? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता, क्योंकि एमएसपी पे मैं एक बार सुन रहा था कि जब माननीय गृह मंत्री जी वेस्ट बंगाल में थे तो उन्होंने कहा कि भाई एमएसपी पे हम कुछ नहीं करेंगे, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, एमएसपी थी। तो उस पे तो उन्होंने किसानों को एश्योरेंस दिया है कि एमएसपी से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। और नॉट ओनली माननीय गृह मंत्री जी, इवन देश के प्राइम मिनिस्टर माननीय मोदी जी ने भी कहा था ये बात कि भाई एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी और किसानों के अधिकारों से किसी तरह की छेड़छाड़ एमएसपी पर नहीं की जाएगी। तो एमएसपी तो मुझे नहीं लगता कि कोई इतना बड़ा मुद्दा है। गवर्नमेंट एग्रीड है कि एमएसपी पे, वो एग्रीड है कि भाई जो भी एमएसपी है किसानों के हित में है तो वो रहेगी। लेकिन जिस तरह से एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि चूंकि ये स्टेट का मसला है, आप इस पे खामखा कहां से आ गए? नहीं कुछ देखो मैम, यहाँ हम लीगल मुद्दे को आर्ग्यू करने की बात है। हाँ। अब स्टेट मसला है या सेंट्रल का मसला है, ऐसा नहीं जिन पे स्टेट के कानून नहीं होते सेंट्रल कानून नहीं बना सकता। हाँ। भारत सरकार को ये सारे राइट्स तो अधिकार हैं। हाँ। इसमें कोई किसी के नहीं, एनक्रोचमेंट या किसी उसकी विषय की बात नहीं यदि है। हमारा संविधान ने इसको जब ये जो कहा जाए, अगर 33 के हिसाब से इसको डाल रखा था कि आप इसको स्टेट के हिसाब से रहने दीजिए, तो ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके पास पावर नहीं है, लेकिन पावर के एक्सरसाइज इस तरह से करने की क्या जरूरत है? आपको नहीं लगता कि ये एक बड़ा मसला है? याचिकाकर्ता कौशल गौतम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी पूछती हूँ कि आखिर हमारे साथ हमारे मेहमान हैं कौशल गौतम जी, नीरज शर्मा जी, उनका ये कहना है कि इसमें सरकार ने इतनी भी ज्यादा कोई ज्यादती नहीं की है कि जिसकी वजह से आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़े। आखिर क्यों गए आप सुप्रीम कोर्ट? जी, जैसा कि आपको पता है, एक्ट जो तीनों एक्ट जो है सरकार ने पास किया है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। पहली बात तो ये जी, यदि कोई भी अपनी लक्ष्मण रेखा लांघता है तो बात हो जाता है। यदि किसानों के हित की बात की, वो स्टेट सब्जेक्ट का इश्यू है। जो आपकी को लिस्ट 80, 14, 18, 30, 46 और 47 में क्लियरली जो है संविधान में मेंशन है कि ये जो फार्मर से रिलेटेड एग्रीकल्चर इश्यूज हैं, तो सिर्फ स्टेट ही उसमें अमेंडमेंट वगैरह का लॉ बना सकती है। तो आपके सेंट्रल की लिस्ट है और कंकरेंट की लिस्ट है, उसमें संविधान में क्लियर कट है, केंद्र सरकार को हस्तक्षेप से मना कर रखा है। तो हमारा जो है लीगल इशू है कि हम, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का कस्टोडियन है, और तो इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और ये जानना चाहा है क्या ये एक्ट जो पास हुआ है वो संवैधानिक है। अब सुप्रीम कोर्ट को इसको तय करना है कि ये सही है गलत है।
जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे मैटर में सरकार को इश्यू नोटिस किया है और उससे ये जानना चाहा है कि हम क्यों न इस याचिका को अलाउ कर दें और आपके एक्ट को निरस्त कर दें। अभी तक सरकार ने इस पे कोई जवाब नहीं दिया है और जहां तक ये मुद्दा ये जो किसानों का धरना प्रदर्शन का है उस पे तो डिस्कस किया जा रहा है, बट जी बिल्कुल सही है गलत है बिल्कुल, ये आप मूलभूत सवाल पर गए हैं। पटजोशी साहब हमारे साथ जुड़े हुए। पटजोशी साहब, अब जब सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर आज बोला है कि जो स्थिति थी उससे परिवर्तित होती नहीं दिख रही है, बदलती हुई नहीं दिख रही है, जो कि चिंताजनक है, आखिर आपका जो पूरा जो आपने आर्गुमेंट जो फ्रेम किया है वो किस आधार पे किया है? क्या यहाँ पे जो मेरा पैनल है वो एक पैनल कहता है कि नहीं, सरकार चाहे तो बना सकती है, इसमें कोई शक भी नहीं कि सरकार के पास पूरा संप्रभुत्व है और पूरा अधिकार है, लेकिन डू यू थिंक कि ये जो फेडरल सिस्टम है उसको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई है इस बिल के द्वारा? देखो, ये कोशिश की गई है नहीं पता नहीं, लेकिन कानूनी ये है कि ये लगता है सेटल्ड लॉ है। हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के जजमेंट है जिसमें एक स्पिरिट एंड सब्सटेंस मैकेनिज्म होता है, उसके हिसाब से कि कौन डिसाइड करेगा, और हमारा बड़ा स्पष्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में, इसमें कोई थोड़ा भी एम्बिग्यूटी नहीं है कि कौन सा ये कर सकता है। और ये आपको कहाँ से देखना चाहिए? ऑब्जेक्ट एंड रीजन। ये एक्ट क्यों बनाया गया? जब बिल पेश होता है पार्लियामेंट में, उसमें ऑब्जेक्ट एंड रीजन दिया जाता है। 2 ऑब्जेक्ट उसमें दिया गया है मेनली। पहले आप ऑब्जेक्ट एंड रीजन को पढ़ेंगे, 2 ऑब्जेक्ट है। पहला है कि इसको डी रिस्क करेंगे, एग्रीकल्चर को रिस्क कम कर देंगे इसका, क्योंकि इसमें किसान जैसे कोविड-19 हुआ या कुछ हुआ तो किसान हमेशा रिस्क में रहता है, तो इसका इनकम बढ़ेगा। और ये है, तो ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट मूलतः तो ये स्टेट का सब्जेक्ट है, लिस्ट 2 का सब्जेक्ट है ये सारा। हमने पूरा सारा इसका रिसर्च किया हुआ है। ये तो हो गया एक मेन बात। अदरवाइज भी ये एक्ट में और भी कमियां हैं 3 चीज के। एक है कि मान लो इसमें एग्रीमेंट के थ्रू हम इसमें सरकार ने ये कोशिश किया है, जो लॉ मेकर्स हैं, कि एग्रीमेंट एक करेंगे जिस एग्रीमेंट से ये डी रिस्क भी होगा और मोनेटाइज होगा। इन द सेंस किसान के पास पैसे आएंगे, रेवेन्यू आएगा और वो कभी दिक्कत में नहीं रहेगा जी। और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बढ़ेंगे, उसको इन्वेस्टमेंट के पास पैसे रहेगा। ये सब ये जो सब्जेक्ट है ये सारा उसमें है। उसमें अगर ये सच होता, अगर ये एक्ट भी रहता, एक तो एक पहला आर्गुमेंट है कि ये एक्ट पास नहीं हो सकता था। मान लो उस पास हो सकता, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि पास हो सकता था, और जैसे आप दूसरे पैनलिस्ट कह सकते हैं हो सकता था। तो उसके बाद भी कमियां हैं इसमें, वो 3 कमियां हैं उसमें। एक तो ये है कि मान लो वो एग्रीमेंट में झगड़ा होता है और झगड़ा में आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो। एक सेक्शन 18 और 19 आया है, उसमें कोर्ट में नहीं जा सकते, आप ट्राइब्यूनल बनाओ उसमें। दूसरा है कि एमएसपी आपने दे तो दिया, एमएसपी का एनफोर्समेंट कुछ नहीं है, या वायलेशन हुआ तो कुछ नहीं है, तो ये तो किसान का कोई हक या उसको कुछ आप कुछ सिक्योरिटी नहीं दिए। बिल्कुल, तो ये चीज भी उसमें चेंज होना जरूरी है। और पहला है कि वो डिसाइड करे कि ये एक्ट सही तरीके से पास हुआ या नहीं, ये हमारा संविधान इसको मान्यता देती है या नहीं। जी, लेकिन यहाँ पे पटजोशी साहब एक बड़ा सवाल, जब आप ये सब बातें कह रहे हैं और कोर्ट डिसाइड करे कि ये बिल संवैधानिक है कि नहीं है, आपको नहीं लगता इसमें, कौशिक साहब मैं आपसे पूछना चाहूँगी, ऐसा नहीं लगता है कि अगर हमारे लेजिस्लेटिव ने कोई एक फैसला लिया है, अब कोर्ट उसको डिसाइड करे, तो ये कहीं ना कहीं हम एक दूसरे की जो सीमा है, टेरिटरी है, उसमें हम एंट्री कर जाएंगे? आखिर नहीं, ये बिल्कुल ये आपका थोड़ा समझ गलत है एक्चुअली जी। इसमें इनफैक्ट ये टेरिटरी ये सुप्रीम कोर्ट का काम ही है। कॉन्स्टिट्यूशन उनको ये काम देता है कि कोई एक्ट होता है तो वो एक्ट सही है या नहीं देखना उनका काम है ये। जी बिल्कुल, नहीं, लेकिन ऐसा तो नहीं कि वो आगे बढ़कर एक्सरसाइज किया है उन्होंने, ऐसा नहीं। ऐसे तमाम उदाहरण हमारे पास हैं जिसमें राज्य को डिसाइड करना था, जीएसटी जैसा है, राज्य भी डिसाइड कर सकता था, और लेकिन केंद्र सरकार ने हमारा डिसाइड किया और जीएसटी लागू हुआ हमारे देश में। ऐसे तमाम कानून हैं जिसमें राज्य और केंद्र सरकार ने मिलजुल कर फैसला किया। बहुत सारे राज्यों ने उस फैसले को नहीं भी माना, लेकिन बाद में उनको मानना पड़ा। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर कोर्ट ही हर बार करती रहे कि आपको क्या फैसला लेना है नहीं लेना है, तो कहीं ना कहीं हम उस जो एक जिसको कहा जाए मोरल या एथिकल लाइन, जो हमने बॉर्डर लाइन बना रखी है कि संसद अपना और सांसद अपना काम करें, कोर्ट अपना काम करे, वो हम आगे पीछे हो सकते हैं। कौशिक साहब, आपसे जवाब चाहूंगी इसका। देखिए, जो मिस्टर पटजोशी का जो आर्गुमेंट है वो अपनी जगह ये आर्गुमेंट है
कि कार्यपालिका का अपना काम है, विधायिका का अपना काम है और कोर्ट का अपना काम है। बिल्कुल। जब एक बार कानून बन गया, वो कानून सही है या गलत है उसको तो कोर्ट ही डिसाइड करेगी। बिल्कुल। वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को ही उसको राइट है उसको बिल्कुल। सही और गलत मानने का। हाँ। मैं उस बात से उनकी एग्री करता हूँ कि बेसिकली कोर्ट को डिसाइड करना है ये बात। और जहां तक ये एमएसपी की बात कर रहे हैं जो बार बार आ रही है, मेरी समझ के बाहर की बात है कि एमएसपी कैसे कैसे मेंटेन हो जाएगा। आज का जो किसान है, हमको वास्तविकता देखनी चाहिए। आज का 95% किसान ये है जिसको क्या नाम है, हैंड टू माउथ है। वो कहाँ भंडारण करेगा, वो कहाँ भंडारण करेगा। तो भंडारण तो ये जो 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 कैपिटलिस्ट है वही करेंगे। एमएसपी कैसे मेंटेन होगा। आपको मैं क्रूड एग्जांपल देता हूं कि जो गैस है, गैस पे एक सब्सिडी चलती थी और वो कैसे खत्म हुई, आपने खत्म कर दी ना। बिल्कुल। तो आप एमएसपी भी ऐसे खत्म कर देंगे। जब एक चीज किसान को आप ये कहते हैं कि किसान जो है वो भंडारण कर सकता है, जिसको खाने के लिए नहीं है, जो अपने को मेंटेन नहीं कर पा रहा है, वो भंडारण कैसे कर पाएगा, वो बड़े बड़े गोदाम कैसे बन पाएगा। आपने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट खत्म कर दिया। पहले कृषि जो है वो एसेंशियल कमोडिटीज में था। तो जब होर्डिंग करेंगे वो, तो वो कहाँ जाएगी, अल्टीमेटली आपकी महंगाई बढ़ेगी। बिल्कुल। अल्टीमेटली पब्लिक नाराज हो, बिल्कुल। परेशान होगी। इस पे नीरज जी आप जवाब देंगे, क्योंकि आपने कहा कि एमएसपी तो सरकार ने बोला है कि एमएसपी कायम रहेगी। वाकई अगर आप इस तरह से चलेंगे कि आज आप दे रहे हैं लेकिन कल को आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं, एक बहुत बड़ा डर है लोगों के अंदर ये। जी नहीं, सिर्फ डर से ही काम नहीं चलेगा। आप ये देखिए पिछले कई सालों से एफसीआई के गोदामों में आपका अनाज सड़ जाता है। हाँ। वो भी तो एक भंडारण है। हाँ। जो सरकार के द्वारा किया गया। लेकिन अब तो आज अगर आप भारत में यील्ड की बात करेंगे तो भारत में एक्सेसिव प्रोडक्शन है, गेहूं का, ग्रेन्स का, हर चीज का। अगर उसको हम इस तरह नजरिए से देखेंगे कि कोई उसको मान लो कोई एक बिजनेसमैन है, बड़ा बिजनेसमैन है, वो उसका पूरा भंडारण कर लेगा। हाँ। और जब उसकी मार्केट में शॉर्टेज होगी तो पर नीरज जी यहाँ पर एक बड़ा मामला ये है जो एमएसपी को लेके चल रहा है और जो किसानों से हम लोग की बातचीत हो रही है, वो ये है कि आज आप कह रहे हैं कि एमएसपी हम रखेंगे, लेकिन आपने बिल में तो ये कहा नहीं है, और कल को अगर आपने उसको हटा दिया। देखिए, बिल का जहां तक सवाल है ना, आजादी से लेके आज तक जितने भी कृषि कानून बने या अमेंडमेंट हुए आज तक, उसमें से किस कानून में एमएसपी कानूनन है ये बता दीजिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है, एमएसपी कभी भी कानून से नहीं आती है। एमएसपी हमेशा गवर्नमेंट अनाउंस करती है और हर साल करती है और हर क्रॉप के लिए अलग अलग करती है। वही सरकार आज कह रही है कि एमएसपी खत्म नहीं है। उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, पंजाब का कोटा 52 टन का है। गेहूं भंडारण का, जो सरकार खरीद हर साल करती है। 97 टन करी है इस बार, एमएसपी पे ही करी है। एमएसपी पेड भी है। जी। तो फिर ये क्वेश्चन कहां से आ रहा है? नहीं, ये दो चीजें हैं। एक तो ये है कि आप बिल्कुल आपने सही दुरुस्त फरमाया है कि अभी तक एमएसपी कोई कानून बन के नहीं आया था। अभी तक इस तरह का कोई कृषि बिल भी हमारे पास इस तरह का नहीं आया था जिसमें ये कहा जाए कि यदि कोई कंफ्लिक्ट हो गया। दो बातें होती है। पूरे मुद्दे को समझने के लिए एक पोस्ट कृषि बिल और एक प्री कृषि बिल, दो सिचुएशंस हैं। प्री कृषि बिल में क्या किसान की आमदनी थी, क्या किसान आत्महत्या कर रहा था या नहीं कर रहा था इस देश में। पोस्ट कृषि बिल में सिर्फ जो कौशिक साहब ने बताया, भट्ट जोशी साहब ने बताया कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। और उस एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में अंडरलाइन करके ये कहा गया है कि ये बिल इसलिए लाया जा रहा है ताकि किसानों की आमदनी दुगनी चौगुनी हो। बिल्कुल, और उसके लिए प्रावधान है। मैं वो उससे इत्तेफाक रखती हूँ जो बिल में कहा गया होता है। लेकिन जैसा पर जोशी साहब ने कहा, जैसा कौशिक साहब भी कह रहे हैं कि इसमें 4 चीजें जो कि मुख्य विरोध की चीजें हैं, जैसे हमारे याचिकाकर्ता भी बोल रहे हैं। और जो 4 चीजें जो मुख्य विरोध की हैं कि एक तो ये आपने एक जुरिस्डिक्शन का जहां तक इन्होंने विषय उठाया है, फेडरल सिस्टम को पहला, फेडरल सिस्टम पे कहीं चोट नहीं है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में हमें, मैं एक पॉइंट का एक बार में जवाब दूंगा। संविधान में हमें 3 लिस्ट दी गई हैं। एक यूनियन लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है, एक कंकरेंट लिस्ट है। यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट है उन पे यूनियन का अधिकार है। स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट है उन पे स्टेट का अधिकार है। कंकरेंट लिस्ट में जो दिए हुए हैं उन पे स्टेट का भी और यूनियन का भी अधिकार है। लेकिन यदि कहीं क्लैश होता है
तो यूनियन का प्रवेल करेगा। लेकिन अब यहाँ पर हाँ, यहीं पे अब ना? यहाँ पे मैं हाँ, ये आपसे सवाल ये उठाना चाहूंगी कि ठीक है आपने इसको आप कंकरेंट में कर कहेंगे, लिया, हाँ। लेकिन अब आप आज ही जब हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं इसी वक्त उत्तर प्रदेश एक अपना अलग कानून लेके आने की कोशिश कर रहा है, तमाम अन्य राज्य अलग किसानों के हित के तथा कथित हित के रूप में एक अलग नियम लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप ये बताइए कि क्या इन दोनों के बीच अब क्लैश नहीं होगा? नहीं, बात समझिए। हाँ, केंद्र सरकार ने कृषि सब्जेक्ट को टच नहीं किया है। केंद्र सरकार ने कंकरेंट लिस्ट में जो ट्रेड एंड कॉमर्स के अंतर्गत जो कानून बन सकते हैं उनके अंतर्गत ये कानून बनाया है। जो खरीद फरोख्त है वो प्योरली ट्रेड के अंदर आती है, तो केंद्र सरकार को अधिकार है, तो वो जुरिस्डिक्शन की बात तो समाप्त हो जाती है। अब रही बात कि हर राज्य अपना तो अलग मैं अलग। पटजोशी साहब को यहाँ हाँ, पर जरूर पूछिए, पूछना हाँ, चाहूंगी। पूछिए। पटजोशी साहब, हमारे जो पैनलिस्ट हैं विवेक जी, इनका ये कहना है कि अब जब केंद्र सरकार इतनी स्पष्ट कर चुकी है बिल में कि आपको खरीद फरोख्त वाला मामला तो इधर आ जाएगा और कृषि वाला मामला उधर रह जाएगा, तो फिर आखिर इतना विरोध क्यों? देखिए, ये इतने छोटे से डिबेट में ये तो बता तो नहीं पाऊंगा, लेकिन आपको पढ़ा चाहूंगा मैं इसका ऑब्जेक्टिव रीजन पे जो 4 चीज बोला है, हाँ। वो 4 चीज कहीं ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए बोल नहीं रहा जी। है। वो सारा बोल रहा है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बढ़ाएंगे, एग्रीकल्चर को डी रिस्क करेंगे। तो जो भी ऑब्जेक्टिव रीजन है सारा वो एग्रीकल्चर और स्टेट लिस्ट की बात ही है। इसमें कहीं भी नहीं कहा है कि हम ट्रेड कॉमर्स बढ़ाने के लिए कर रहे हैं करके, कहीं भी नहीं कह रहा है। तो ये मतलब डिबेट में हम कह सकते हैं कुछ भी, पर पेपर में नहीं है, कानून में, बिल में नहीं है ये चीज। उनका ऑब्जेक्टिव रीजन में ये चीज नहीं है, तो इसीलिए ये कहना ठीक नहीं रहेगा। बाकी तो ये कोर्ट के अदालत में पेंडिंग है, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहूंगा। मैं भी मेरे डिसिप्लिन के दायरे में मैं रहूंगा। मैंने रेज किया है ये, बिल्कुल हम रेज किया है, कोर्ट डिसाइड करेगी। जी, अल्टीमेटली तो कोर्ट ही कहेगी, लेकिन यहाँ पे जो बिटवीन द लाइंस पढ़ने की कोशिश की जा रही है दोनों पक्ष से, वो पढ़ना बड़ा जरूरी है हम लोगों के लिए, खासकर इतना जब लीगल माइंड जुड़ा हुआ है तो जरूरी है कि कोर्ट के बाहर एक ऐसी बहस रखी जाए जिससे बहुत सारी चीजें जो आम लोगों के समझ में आ सके। हमारे साथ हमारे एक और नए मेहमान जुड़े हुए हैं, नरेंद्र यादव जी, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। नरेंद्र यादव जी, जब हम लोग बातचीत कर रहे थे तो लगातार मेरे दिमाग में एक और चीज चल रही थी, जो हम लोगों ने लगातार रिपोर्ट की है इसमें, कि इसमें जैसे एक हम जब इस किसी भी देश में रह रहे हैं, विशेषकर भारतवर्ष में, हर किसी को न्याय का अधिकार दिया गया है और वो किसी भी मामले में कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। लेकिन इस बिल को यदि आप देखें तो इसमें जो रिकंसिलेशन बोर्ड बना है उसमें एसडीएम तक, और उससे बहुत ज्यादा अगर वो आगे जाएगा तो कलेक्टर एडीएम तक उसको जा सकता है, वो किसी भी अदालत का दरवाजा नहीं खटखटा सकता। ये अपने आप में एक तरह से मूलभूत अधिकार, मैं इसको कहूंगी, उसको कहीं ना कहीं सीज करने की कोशिश की गई है। आपको ऐसा लगता है इस पर भी बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? नहीं, देखिए, देखेंगे बहुत सारे कानून, जुरिस्डिक्शन कोर्ट्स का बार किया गया है। आर्बिट्रेशन एक्ट ले लीजिए, रेवेन्यू मैटर्स ले लीजिए, आर्टिकल 227 सुप्रीम हाईकोर्ट का जुरिस्डिक्शन कहीं बार नहीं होता। यहाँ भी कलेक्टर के बाद में आप हाईकोर्ट जाएंगे, सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन है। तो ये कहना है कि बिल्कुल कोर्ट्स को खत्म कर दिया गया, बिल्कुल गलत है मेरे हिसाब से। क्योंकि 227, 226, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट, ये तो है ही है। तो जुडिशरी एकदम से साइडलाइन नहीं की गई है, केवल सिविल कोर्ट को एसडीएम से वो किया गया है। मैं आपको ये पढ़ के सुनाती हूँ जो बिल में लिखा हुआ है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म फॉर फार्मर्स स्टेट्स दैट in case of any dispute arising out of transaction between the farmer and a trader, a conciliation board appointed by the subdivisional magistrate will settle the dispute. इसके आगे अगर यहाँ से भी अगर इस कंसिलेशन बोर्ड में बात नहीं बनती है तो एडीएम या डीएम तक ये बात जाएगी। उसके बाद, और अब मुझे यहाँ पर एक देखिए, हम जिस देश में रहते हैं वो एक, वहाँ पर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो प्रैक्टिकली भी हमें समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। आपको ये लगता है कि एक किसान जो कि जहाँ पर अभी अशिक्षा है, इलिटरेसी है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो एक अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है और वो इसकी लड़ाई लंबी लड़ पाएगा, और जिस भी कंपनी, चूंकि प्राइवेट प्लेयर्स इसमें आ रहे हैं, उनका जो पूरा एक महकमा होगा वकीलों का और बड़े बड़े लोगों का, उनके सामने किसान की क्या बिसात होगी?
अगर उसे हम ये अधिकार नहीं देंगे कि वो अदालत तक जा सके, सुप्रीम कोर्ट तक अपनी बात पहुंचा सके, तो कहीं ना कहीं उसके अधिकारों को हम सीज नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसके लिए जो न्याय है उसके लिए हम उसको न्याय की जो रास्ता है, सीधा रास्ता, उसे दूर नहीं कर रहे हैं। नहीं, मेरे ख्याल से इसको इस तरीके से देखें कि गरीब किसान के पास एसडीएम तक जाना आसान है बनिस्बत कोर्ट जाने के और 10 साल इंतजार करने की। जी, जहाँ एसडीएम का ऑर्डर 3 दिन में आता है, उसके बाद कलेक्टर का आता है, उसके बाद आप हाईकोर्ट से जा ही सकते हैं। तो मूलभूत अधिकार कहीं नहीं जाएंगे, हाईकोर्ट तो रहेगा। जी, तो जब तक हाईकोर्ट है तब तक न्याय तो है ही। लोकतंत्र में एक गर्मागर्म बहस चल रही है और ये बहस किसान बिल के उन पहलुओं पर है जो कानून के सिरे से जुड़ते हैं, इनके वो तमाम सिरे जो कानूनी दुनिया से जुड़ते हैं, क्योंकि अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आ चुका है। हमारे इस पैनल में कुछ लोगों का कहना है कि ये बिल बहुत अच्छा है और इसमें तमाम वो जो राहत की बात है वो दी गई है जो किसानों के लिए होनी चाहिए। पर एक जो किसानों का जो एक बड़ा मामला है एमएसपी का, वो भी हमने समझने की कोशिश की है। दूसरा, रिकंसिलिएशन बोर्ड बनाने की जो बात कही गई है बिल में और जो जिस तरह का व्यवस्था उस पर दिया गया है, उसको भी लेके किसान काफ़ी संशय में है। कौशिक साहब, हमें जब ये ब्रेक हुआ और हम लोग बात कर रहे थे, ये पैनल 2 भाग में बटा हुआ था। कौशिक साहब ने कहा कि इस बात को मैं ज़्यादा स्पष्ट कर सकता हूँ। कौशिक साहब, किस तरह से आप स्पष्ट करेंगे? मेरा सीधा सवाल एक पत्रकार होने के नाते ये है और एक तमाम रिपोर्ट्स में हमने देखी है, जिस तरह के बिल में ये बात कही गई है, ये मुझे पता है कि अंतिम अधिकार तो है कि कोर्ट में चला जाए, सुप्रीम कोर्ट में चला जाए, लेकिन जब ये बिल बन रहा था तो जाहिर सी बात है कि एक एक चीज़ पर ध्यान दिया गया। इस तरह का जो एक संशय डाला गया कि आपके लिए ये व्यवस्था हमने दे दी है, अब इसको पार करके किसान कैसे जाएगा, कैसे अदालतों के दरवाजे तक जाएगा? इस बात को हमको इस तरह से समझना पड़ेगा। कुछ लोगों का ये कहना है कि साहब और जो कानून हैं उनमें भी कोर्ट, सिविल कोर्ट की जुरिडिक्शन बार करी गई है। स्पेशली मेंशन किया गया आर्बिट्रेशन एक्ट। आर्बिट्रेशन एक्ट में हमको ये समझना होगा, वहां पे एक्सपर्ट के सामने जाता है, या तो वहां आर्बिट्रेटर कोई रिटायर्ड जज होगा, या वहां रिटायर्ड कोई इंजीनियर होगा जो एक्सपर्ट है उस लाइन का, या वहां पर वकील होगा जो एक्सपर्ट है उस लाइन का। यहाँ जो आप एसडीएम को कह रहे हैं, एसडीएम को तो कानून का पता ही नहीं होगा। बिल्कुल, एसडीएम तो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करता है और जो रैंकर है उसको तो भगवानी मालिक है। जो रैंक, जो नीचे से क्या नाम है आपका वो पटवारी से ऊपर प्रमोट होकर जाता है, उसका तो भगवानी मालिक है, उसका कानून उसको समझ में नहीं आएगा। सिविल कोर्ट की जुरिडिक्शन को बार करना मेरे हिसाब से दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जब आप रिकंसिलिएशन की बोर्ड की आप बात कर रहे हैं, उसमें आप ऐसे व्यक्ति को नहीं रख पा रहे हैं जो उस लाइन में एक्सपर्ट है। जहां तक आप रेवेन्यू की बात करते हैं, आपका जो तहसीलदार है वो रेवेन्यू का एक्सपर्ट होता है, लेकिन यहाँ जो डिस्प्यूट होगा वो किसान का और उस होगा, जैसे आम भाषा में लोग कहते हैं साहब ये तो अडानी कैप्चर कर लेंगे, या ये क्या नाम है रिलायंस कैप्चर कर लेंगे। ये आम बात चली आ रही है। मैं किसी के इंडिविजुअल नाम पे नहीं जाना चाहता, लेकिन पब्लिक में ऐसी धारणा बन चली है। लेकिन एक तरफ ये तो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है या कोई बिजनेसमैन है, और दूसरा बेचारा किसान है, तो वो उससे लड़ाई इस लड़ाई में वो नहीं जीत पाएगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि जिस एसडीएम की आप बात कर रहे हैं, जिस एडीएम की बात कर रहे हैं, जिस डीएम की बात कर रहे हैं, उनको क्वासी जुडिशियल एक्सरसाइज का उतना ज्ञान नहीं होगा जितनी इस काम के लिए ज्ञान की आवश्यकता होगी, ऐसा मेरा मानना है जी। और एक बड़ा डर भी है कि सामाजिक रूप से इस तरह का दबाव वो झेल सकता है, जो शायद अदालतों को हम मानते हैं कि उससे। नरेंद्र यादव कुछ बोलना चाहें? नरेंद्र यादव जी, आप जवाब दीजिए, उसके बाद परजोशी साहब के पास जाऊंगी। जी, मैं कौशिक साहब का जवाब देना चाहूंगा। ये कह रहे हैं कि एसडीएम के पास में एक्सपर्टाइज नहीं होगी। यहाँ हम बात करते हैं कंसिलिएशन बोर्ड के, जिसका काम होगा उस एग्रीमेंट को इंटरप्रेट करना। मैं बिल को बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, बट इस बात पे रिप्लाई कर रहा हूँ कि रेवेन्यू मैटर्स भी एसडीएम डील करता है और उसके पास क्वासी जुडिशियल मैटर्स हैंडल करने का एक्सपर्टाइज होता है। बिल्कुल, आप इस एग्रीमेंट को इंटरप्रेट कर रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा लीगल नॉलेज नहीं चाहिए। कंसिलिएशन कर रहे हैं आप, नहीं अदरवाइज आप सबमिट कर रहे हैं। जी, लेकिन यहाँ पर नरेंद्र जी, यहाँ पे एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि एक किसान, इस बात से तो आप इनकार नहीं करेंगे कि इसमें 2 पक्ष आ रहे हैं। एक किसान का आ रहा है और एक वो है जो उससे अनाज ले रहा है। वो कोई बड़ी कंपनी भी हो सकती है, कोई एक उसी गांव का एक छोटा मोटा नया एंटरप्रेन्योर भी हो सकता है, जो मैं मानती हूँ। और लेकिन जो दूसरी पार्टी है
वो जितनी जानकार है अपने अधिकारों को लेके, अपनी स्थिति को लेके, अपने बिजनेस के जो एम्स हैं उसको लेके, उतना वो किसान नहीं है। ऐसे में ये जो जिसको कहा जाए, जिसको बराबरी की बात कही जाए, ये बराबरी की लड़ाई नहीं है। अगर आर्बिट्रेशन लॉ के हिसाब से भी यदि हम जाएं, आर्बिट्रेशन जब भी होता है तो दो ऐसे पार्टियों में होता है जहां लगभग बराबरी होती है। यहाँ ये तो शुरू से लड़ाई ही बराबरी की नहीं है। ऐसे में ज्यादा जिसको डर है, किसानों को जो डर है, वो किसान ज्यादा प्रभावित हो सकता है, वो हर बार उसकी हार हो सकती है। पर जोशी साहब, क्या ये एक मामला आपके निगाह में है? क्या आपने जो पूरा मामला आप सुप्रीम कोर्ट में देख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर सुप्रीम कोर्ट को सोचना पड़ेगा? हाँ, इसमें भी हमने एक रिलीफ ये मांगा है कि फार्मर्स ट्राइब्यूनल होना चाहिए। क्योंकि आप देखिए हर एक चीज के लिए, और ये कोई तर्क नहीं है कि वो कमजोर है या ज्यादा ये है, ट्राइब्यूनल अपना काम करती है। जैसे आपका टीचर्स के लिए टीचर्स ट्राइब्यूनल है, आर्म फोर्स पर्सनल के आर्म फोर्स ट्राइब्यूनल है, इलेक्ट्रिसिटी झगड़े के लिए ट्राइब्यूनल है, कंज्यूमर भी तो एक तरह से कमजोर है कंपेयर टू दी सर्विस प्रोवाइडर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन में ट्राइब्यूनल है। तो यहाँ अगर होगा तो वो भी एक तरह से उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। उस तरह का एक्ट बने जो कि जैसे कंज्यूमर को एम्पावर करता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, फार्मर्स को एम्पावर करे, तो उस तरह से ट्राइब्यूनल इसलिए बनना चाहिए जो कि फार्मर्स का मामला समझे अच्छी तरह से। मुझे इसमें कोई, मैं ये सब का टिप्पणी कोई करना नहीं चाहूंगा कि एसडीओ या कलेक्टर कॉम्पिटेंट है या नहीं, क्योंकि वो अलग अलग चीज है। आपको मैं उसमें बिल्कुल नहीं जाऊंगा, लेकिन ये एक हक बनता है कि मुझे एक न्याय का अधिकार मिलना चाहिए, चाहे कोई किसी वर्ग का आदमी हो कंट्री में, चाहे फार्मर हो, कोई हो, उसका न्याय तो मिलना चाहिए। ऐसा नहीं मैं कहूँ तुम्हारा एसडीओ ही फैसला कर देंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि एसडीओ का फैसला खराब होगा, उनका बहुत अच्छा भी हो सकता है, लेकिन एक हक है कि मुझे एक एडजुडिकेशन का राइट मिलना चाहिए। तो इस हिसाब से जरूर एक क्या है कि सही होता कि एक फार्मर्स ट्राइब्यूनल का प्रोविजन होगा। जी नीरज शर्मा जी, इसको इस तरह से लिया जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं एक ही उपाय है। यहाँ पे हम लोग केवल बहस इस बात पे नहीं कर रहे हैं कि गलतियाँ क्या हैं, इन गलतियों को या फिर इन जो छोटी मोटी कमियां हैं उनको सुधारने के क्या रास्ता है, वो भी एक सोचना पड़ेगा। आपको लगता है कि ट्राइब्यूनल्स या रूरल कोर्ट्स जो बनाने की पहले बात लॉ कमीशन ने कही थी, उस तरह का कुछ करने की कोशिश की जानी चाहिए? नहीं, ये तो सभ्य समाज में इन चीजों की आवश्यकता रहती है, और जब जब रिक्वायरमेंट्स हुई है, ट्राइब्यूनल्स आए हैं, एनसीडीआरसी आया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आया, जो भी ट्राइब्यूनल्स अभी जैसे अपने सीनियर एडवोकेट हैं पट जोशी साहब ने कहा, ये तो जब जब जिस चीज की देश में आवश्यकता होती है वैसे वैसे कानून भी आते हैं, ट्राइब्यूनल्स भी आते हैं, और उसी के तहत ये फार्मर्स एक्ट में अमेंडमेंट्स करके सरकार ये नए कानून लाई। ऐसा नहीं कि इस कानून में सारी खामियां हैं। हम सिर्फ एजम्पशन प्रजम्पशन पे जाएं कि ये रिलायंस को गया, कि अंबानी को गया, कि ये एसडीएम को खरीद लेगा, कि ये डीएम को खरीद लेगा, ये एजम्पशन प्रजम्पशन के बेस पे देश नहीं चला करता। देश कानून से चलता है, देश संविधान से चलता है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते किसी भी कीमत पर। और इस तरह के ट्रिब्यूनल्स आते रहे, ये तो आएंगे जब जब डेवलपमेंट के लिए इन सारी चीजों की आवश्यकता है। आज आप ये देखिए, यही फार्मर्स एक्ट में यही सारे कानून पंजाब में थे, हरियाणा में थे। आज आप पंजाब और हरियाणा के किसानों की स्थिति देखिए और यूपी और बिहार के किसानों की स्थिति देखिए, कौन बेहतर पोजीशन में। पंजाब के किसानों का एक दर्द है आज की डेट में कि पंजाब में फसल 1 से 1.5 महीने पहले क्रॉप आ जाती है यूपी और बिहार के कंपैरेटिवली, तो उनकी सारी चीजें एमएसपी पे सेल आउट हो जाती है, गवर्नमेंट खरीद लेती है। उनका क्या है कि अगर ये ज्यादा फसल आएगी, प्रोडक्शन तो डे बाई डे बढ़ रहा है, किसानों की स्थिति कैसे सुधरेगी? प्रोडक्शन डाउन करके तो सुधरेगी नहीं, प्रोडक्शन अपलिफ्ट करके ही स्थितियां सुधार आएंगी। तो वो सारी चीजें, जब पंजाब के किसानों का दर्द ये है कि अगर ये सारी फसल एक साथ आई और सारा माल एमएसपी पे यूपी और बिहार से भी सरकार ने लिया, तो जो पंजाब के किसान 1 महीने पहले अपना माल एमएसपी पे सरकार को बेच देते हैं, बाद में वो बिहार और यूपी से इस माल को खरीदते हैं और फिर एमएसपी पे बेच देते हैं। तो उनका दर्द ये है कि अगर ये माल सेम टाइम पे सही वक्त पे पंजाब और यूपी से खरीद लिया गया तो हमारा क्या होगा? आज आप ये देखिए, जो सारा मोमेंटम है, या तो सिंध बॉर्डर कवर है या हरियाणा बॉर्डर कवर है आपका, उसकी बहुत सी सच्चाइयां हम लोग के पास है जो गाहे बगाहे दिखती रहती हैं। वो एक अलग मसला है। मैं ये मान के चलती हूँ कि किसान कहीं का भी हो, हम ये नहीं कह सकते कि तमिलनाडु वाला अगर वो नहीं कर रहा है प्रदर्शन तो वो खुश है।
हम ऐसे ये सच्चाई है। एक्ट को देखिए, नाखुश है, ये भी तो सही आप नहीं। एपीएमसी एक्ट को नहीं, मैं देखिए, दोनों मैं स्थिति में मानती हूँ। आप एपीएमसी एक्ट को देखिए, हाँ। उस पर हमने चर्चा नहीं की। तीसरा हाँ। एक्ट एपीएमसी भी बिल्कुल, है, हाँ। उसमें स्काई इज द लिमिट। आप अलीगढ़ में बेचिए, आप पंजाब में लुधियाना जाके बेचिए, आप चाहे केरल में जाके बेचिए, नहीं। आपको जहां रेट अच्छा मिलेगा आप अपना माल वहां बेचिए। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर जो अभी दर्द की बात हो रही है, वही दर्द की एक केवल इतना ही नहीं है। इसके पहले कि मैं दूसरा एक और सवाल उठाऊं जो कि इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ है, कौशिक साहब, आप नीरज शर्मा जी की बात पे कुछ अपना कमेंट देना चाह रहे थे, पहले आप दे दीजिए, फिर मैं वो बात उठाती देखिए, जहां तक किसी स्टेट का नीरज जी ने जिक्र किया, मैं उस कंट्रोवर्सी में नहीं जा रहा हूं। मेरा जो मानना है, जब तक आप एक्सपर्ट बोर्ड नहीं रखें, जैसे पटजोशी साहब ने ये कहा और साथियों ने ये कहा कि साहब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में भी ट्रिब्यूनल है, वहां जो ट्रिब्यूनल होता है, वहां जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ट्रिब्यूनल होता है, उसका जो चेयरमैन होता है वो रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज होता है, और जो दूसरा होता है वो सोशल एक्सपर्ट होता है या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से रिटायर्ड होकर होता है। आप क्या ट्रिब्यूनल की बात करेंगे, वहां पे हाई कोर्ट जज रिटायर्ड होता है, और वहां पे जो आईएएस रिटायर्ड होते हैं वो होते हैं। बिल्कुल, आर्म ट्रिब्यूनल में वही है। यहाँ जो आप ट्रिब्यूनल बनाने की बात कर रहे हैं, ये तो आने जी, आपके सारे रेवेन्यू के आप सही है, मैटर्स एसडीएम, डीएम और कमिश्नर के ही थ्रू हाई कोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट आते हैं। बिल्कुल, पर रेवेन्यू मैं नरेंद्र जी की बात से 100% एग्री हूं। पर रेवेन्यू का जो मसला है वो दूसरा है, ये ट्रेडिंग का मसला है यहाँ पे, और ये ट्रेडिंग के मसले में पटजोशी साहब एक सीनियर एडवोकेट हैं, और कानून की अपनी एक मर्यादा होती है, कानूनी दुनिया की अपनी मर्यादा होती है, आप सब लोग उस मर्यादा में बंधे हुए, तो आप शायद उस बात को नहीं भी कह पाए, लेकिन एक पत्रकार होने के नाते जो हम लोग कानून और समाज दोनों को देखते हैं, वो इतना जरूर समझते हैं कि जैसा कि कौशिक साहब ने साफ तौर पर कहा कि एसडीएम इतना कम से कम हिम्मती नहीं हो सकता कि जब ये तो तय बात है ना कि पूरे बिल में ये कहा जा रहा है कि प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे, और आएंगे, उनको आना चाहिए और बिजनेस बढ़ना चाहिए। जो प्राइवेट प्लेयर्स अगर आएंगे तो उनके लिए, जो किसानों के लिए न्याय तक पहुंचना थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, हो सकता है कि न भी हो, यह जमशन नहीं है। एक और बड़ा मसला है, मुझे नहीं पता कि इस बात को एक मिनट के लिए आपको रोकूंगा। हाँ, अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, इन सब की बात हो रही है। आम्रपाली, सहारा, ये भी छोटे आदमी नहीं है ना। नहीं, मैंने तो कहा कि कोई एंटरप्रेन्योर भी हो सकता है। एक फ्लैट नहीं, मैं उसके अपोजिट बात कर रहा हूं। हाँ, इन सबको सुप्रीम कोर्ट ने जेल भेजा जी, न्यायपालिका ने भेजा ना। वो दिन भी हम देखेंगे, अगर ऐसी कुछ स्थिति होती है तो वो भी देखेंगे। पर मेरा ये भी मानना है, अब बिल्कुल वो वही होगा, और ये कम से कम हमारा संविधान इतना मजबूत है और हमारी अदालतें भी इतनी मजबूत हैं कि ये साफ साफ कह रही हैं कि अभी तक स्थिति, फिर भी सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा है कि स्थिति नहीं सुधरी है, और हम इस बात से भी दरकिनार नहीं कर सकते और इस बात को नजरअंदाज भी नहीं कर सकते कि ये जो किसान जो इतनी ठंड में, इतनी बारिश में प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वो सभी बिल्कुल भूले भटके हैं और बहकावे में आए हुए किसान हैं। कौशल गौतम जी, आपको ऐसा लग रहा है कि ये किसान बस जब इतनी सारी बातें स्पष्ट हैं और सब कुछ ठीक ठाक है, तो ये किसान ऐसी बहकावे में आ गए हैं और प्रदर्शन किए जा रहे हैं? जी नहीं, किसान हमारा जो है इस देश का बहुत ही समझदार है, और जो भी कदम उठाता है बहुत समझदारी के साथ उठाता है। ये किसी के भी बहकाव में आज तक नहीं आया है, ना भविष्य में आएगा। किसानों को जो शंका है उसकी शंका को दूर करना चाहिए। यदि कोई भी अपनी रेखा, लक्ष्मण रेखा लांघेगा तो विवाद उत्पन्न होगा। यदि सरकार को ऐसे कानून लाने हैं तो किसानों के साथ, सहमति के साथ लाने चाहिए। सर, किसी को विरोध नहीं होगा, यदि किसानों की सहमति नहीं होगी उसमें विरोध अवश्य होगा, और पूरी जनता, पूरा देश करेगा। और ये हमारा जो देश है कृषि प्रधान देश है, जो सम्मान कृषि को मिलना चाहिए वो यदि नहीं मिलता है तो हमारा किसान जो है आंदोलन करेगा, सड़क पर उतरेगा और अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ेगा। बिल्कुल, हम देख रहे हैं, लेकिन इसकी जो अच्छाई है वो भी जानना बहुत जरूरी है। मुझे लग रहा है कौशल जी, बहुत सारी चीजें इसमें एपीएमसी एक्ट की फसल सीधी एपीएमसी एक्ट, आपने अच्छी बात कही है। एपीएमसी एक्ट जो है उसमें स्वामीनाथन कमेटी की जो रिपोर्ट है उसने कहा है कि एपीएमसी एक्ट को स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है। ये स्वामीनाथन रिपोर्ट ने कभी नहीं कहा कि हमें नए एक्ट की आवश्यकता है। उन्होंने कहा है कि एपीएमसी एक्ट को स्ट्रेंथन करिए। स्ट्रेंथन के बजाय आपने जो है एक नया एक्ट ला दिया। यदि मान लीजिए सपोज दैट कि आपकी छत में यदि छेद कहीं से टूटा है तो आप उसे प्लास्टर करते हैं, ना कि उसको छत को तोड़ के नई छत बना देते हैं। आपने जो एक्ट बनाया ये और शायद जी बिल्कुल एक्ट को स्ट्रेंथन करना चाहिए था, जो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट है उसके अनुसार। जी, पर जोशी साहब, यहाँ पर ये एक बड़ा गैप दिख रहा है कि, और ऐसे में आपको उम्मीद क्या आप कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से?
सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद कर रहे हैं कि उसमें बिल्कुल निपटारा हो जाएगा ये, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, केवल क्रिस्टल क्लियर बातें हैं। एक मेन मुद्दा है ज्यूरिसडिक्शन की, उसको अलग से छोड़ दीजिए, बाकी जो 3 और मुद्दे मैंने उठाया वो तो जरूर सॉर्ट आउट हो जाएगा, चाहे वो एक्ट बरकरार रहे, एक्ट चला जाए, क्योंकि एक्ट में तो कभी कोई चीज किसी के खिलाफ नहीं होता है। कोई भी एक्ट का एक एम होता है कि सबका भलाई के लिए होता है, बिल्कुल कुछ पर्पज के लिए होता है, किसी को तंग करने के लिए नहीं होता है। तो वो तो है। अब एक कानूनी लड़ाई ये है कि आप लोग पास नहीं कर सकते थे, जैसे कि सबका कहना यही है कि जैसे पहले एपीएमसी एक्ट स्टेट पास करता था, सिमिलर प्रोविजन ऑलरेडी थे, एमएसपी भी था और कई सारी चीजें थे, और कमियां जो इसमें है उसमें भी था। बिल्कुल। तो ये कमियां तो सुधार, ये प्रोसेस है, ये तो होता रहेगा। ये हमने डिमांड तो हो सकता है ये स्किप हो गया होगा, बहुत जल्दबाजी में पास हुआ है, आपको पता होगा, ऑर्डिनेंस पास हुआ, बिल्कुल, उसके बाद बिल हुआ, 3 महीने में एक्ट पास हो गया, तो ज्यादा डिबेट हुआ और पेंडेमिक में रहा हम कंट्री पूरा, तो इसीलिए ये हो सकता है ये सब सुधार हो जाएगा। और पहला मुद्दा जो है वो कोर्ट के ऊपर ही है, वो कोर्ट क्या करेगा, क्योंकि अभी काउंटर एफिडेविट भी आया नहीं सरकार का, उनका स्टैंड भी आया नहीं है। हाँ। हो सकता है वो मान जाए, हो सकता है कोर्ट फैसला ले। अभी मेरे लिए बहुत प्रीमेच्योर है कहना, और मैं एक वकील वहाँ कर रहा हूँ, तो ये निर्णय लेना मेरा काम भी नहीं है। और बिल्कुल, बस हम उम्मीद ही कर सकते हैं, और विशेषकर जिस तरह की टिप्पणी आज सर्वोच्च अदालत ने की है, जब सुबह हमारे रिपोर्टर्स गए और उसके बाद जब सर्वोच्च अदालत की टिप्पणी आई कि हालात कुछ अच्छे नहीं हुए हैं, कुछ किसानों का कहना था कि बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, यानी कि अब वो जल्दी से जल्दी इस पूरे मामले पर अब फैसला चाहते हैं, स्पष्ट स्थिति चाहते हैं कि क्या बने। कुछ इसमें जो अच्छाइयाँ हैं, जैसा कि एपीएमसी एक्ट की बात चल रही है, जिस तरह से सरकार ने इस बिल के माध्यम से जिसको कहा जाए कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग की बात कही है, एक फ्यूचरिस्टिक सोच कही जा सकती है। हालांकि टेक्नो सेवी फार्मिंग बनाने के लिए अभी तैयारियां बहुत करनी पड़ेगी, और शायद इसके लिए या फिर जिस तरह से बाज़ारों में, मंडियों में जिस तरह से खरीदारी की बात कही गई है कि किसान कहीं भी जाके अपने अनाज को बेच सकता है, वो भी एक अच्छी बात है। लेकिन जैसा कि हमारे तमाम पैनलिस्टों ने कहा कि इसमें अच्छाइयों को समझते हुए बुराइयों को दूर करने की ज़रूरत है, और सर्वोच्च अदालत शायद क्या यकीनन इसी दिशा में आगे बढ़ेगी। सर्वोच्च अदालत और संविधान दोनों ही हर वक्त और हर जिसको कहा जाए कई ऐसे मौके आए हैं जब ये भारतीय अदालतों ने और भारतीय संविधान ने तो हमेशा ही इस बात को स्पष्ट किया है कि इस कानून के जो इस कानूनी दुनिया से जुड़े हुए तमाम जो लोग हैं वो सभी हम भारतीयों के लिए 130 करोड़ जनता के लिए काम करते हैं, क्योंकि उनको किसी से वोट मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम पैनलिस्टों को। और प्रोड्यूसर साहब, फाइनल कमेंट आप देना चाहते थे? जी, एक ही कहूंगा मैं, ये कहता हूँ कि इसमें ये कोई एडवर्सरी लिटिगेशन है नहीं कि एक पार्टी जीतेगा ये एक हारेगा जी। इसमें एक ऐसा होना चाहिए जैसे सरकार को चलाने में ठीक रहे और फार्मर्स को इन जनरल, मतलब आमतौर पे सारे लोग तो खुश नहीं हो सकते किसी से भी, बिल्कुल, तो उनको भी कुछ राहत मिले। तो ये मैं चाहता हूँ कि कोर्ट ऐसे कुछ करे जिसमें कि सबको ठीक, सबका भला हो। जी बिल्कुल, और ऐसी स्थिति हमेशा अदालतों ने तो हमारी एक से एक दुरूह चीजों को, एक से एक मुश्किल चीजों को सुलझाया, तो ये तो बहुत ही आसान सी बात है। 17 दिसंबर के ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है कि अगर इसको हम आउट ऑफ कोर्ट ही आपस में बैठ के आपसी सहमति से अगर किसी पॉइंट पर आकर रजामंदी बनती है तो इसको हम वहां भी सेटल कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 17/12 का वो शायद करना भी चाहिए, वो शायद करना चाहिए। कौशिक साहब, आप कुछ बोलना चाहते हैं? ये तो सभी के इंटरेस्ट में आपस में बैठ के इसका कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए। ये सरकार के भी इंटरेस्ट है, किसानों के, पब्लिक एट लार्ज के इंटरेस्ट है। अल्टीमेटली हम सब लोग सफर हैं। लेकिन एक बात मैं आपके चैनल के द्वारा जरूर कहना चाहूंगा, जिन 22 किसानों की मृत्यु हुई है इस ड्यूरेशन में, वो सभी कहना पंजाब या हरियाणा के नहीं है, वो अक्रॉस द कंट्री के लोग हैं। और हम सबको उनके मुझे लगता है कि जवान और किसान को क्षेत्र और जाति और धर्म से बांटने की जरूरत नहीं है। सबके लिए किसान भूमि पुत्र होता है, जैसे जवान हमारे देश का। यदि किसान नहीं तो हम खाएंगे क्या? बिल्कुल, और शायद ये अगर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होता है सबके इंटरेस्ट में, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा मीडिएशन का केस होगा। और सबसे 17 दिसंबर का ऑर्डर यही कहता है, बिल्कुल, टाइम दिया है। अगर दोनों ही पक्ष मिलकर इस चीज को सुलझा लेते हैं तो शायद आर्बिट्रेशन मीडिएशन जो एक कानून है उसका सबसे ज्यादा सदुपयोग होगा इस मामले में। जोशी सर कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर? नहीं सर, अभी वक्त भी खत्म हो रहा है जी, बहुत संक्षेप में।
की बात है कि ये हो नहीं सकता है, क्योंकि नहीं, पर उम्मीद पे दुनिया कायम है सर। और नहीं, जैसे हमारे 4 मुद्दे हैं, जी। बाकी 3 मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन जो मेन मुद्दा है कि पार्लियामेंट राइट है या नहीं है, जी। वो चीज मेरी, जैसे मान लो किसी का जुरिस्डिक्शन नहीं है कोर्ट का या पार्लियामेंट का, बिल्कुल। इसके लिए हम लोग कॉन्फिडेंट नहीं है कमेंट करने के लिए, ये कोर्ट के सामने। चलिए, ये सर, तो उस मुद्दे को आप जी, डिसाइड करवा लीजिए वो तो कोर्ट से। अदालत की जो उस मामले पर हम अदालत की जो बुद्धि है उसको हम छोड़ते हैं, और उसके शक्ति पर भी, और उनके विवेक पर भी छोड़ते हैं, और उम्मीद जरूर करते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट रहे सुप्रीम कोर्ट बार जी, एसोसिएशन तो बस के, तो ही नोज द थिंग्स बेटर देन अस। नहीं, जैसे हम लोग समाज की हालत को समझते हैं वैसे वो समाज की स्थिति को समझते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का इस पूरे मामले पर मेरे साथ बने रहने के लिए, और इस उम्मीद में कि प्रेमचंद के उस होरी को इस बार जरूर न्याय मिलेगा जिस होरी ने एक आने में गोदान किया था और भूखे मर गया था। इस बार उसके पेट में भी दाने होंगे, और वो अपना जो अन्न उगाएगा वो हम सबों का भी पेट भरेगा, उसके घर में भी खुशियाँ आएंगी, और हम भी एक स्वस्थ देश की ओर बढ़ेंगे, एक बहुत ही परिपक्व देश की ओर बढ़ेंगे। सरकार और किसान मिलकर इस पूरे मामले को सुलझा लें, इसी दुआ के साथ आप सबों को आज मैं विदा लेती हूँ आप सबों से, और जुड़े रहिए आप हमारे साथ। फिर हाजिर होंगे। यदि किसानों की बात होगी तो सबसे पहली आवाज़ एपीएन की होगी, जवानों की बात होगी तो भी सबसे पहले आवाज़ एपीएन की होगी, और कानून की दुनिया की बात होगी, कानून की रक्षा की बात होगी तो भी हम आपके सामने सबसे पहले हाजिर होंगे। नमस्कार।